हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूपीएससी 2022 बैच के 66वीं रैंक के अंतर्गत सेलेक्टेड कैंडिडेट की विजन आईएएस मेंस टेस्ट सीरीज की कॉपी को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ये जो कॉपी है वह इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड है और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो यूपीएससी में जो टॉपर्स लोग होते हैं या फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वे किस प्रकार से आंसर को लिखते हैं, ताकि आप लोग सीख सकें कि हमें आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों की समस्या जिस बिंदु पर होती है वह आंसर राइटिंग को लेकर होती है। तो आज यहाँ पर 6-7 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को डिकोड करके समझेंगे कि किस प्रकार से आंसर लिखना होता है और टॉपर्स किस प्रकार से अपना आंसर लिखते हैं, ताकि आप आंसर राइटिंग करने के लिए सीख सकें। काफ़ी आसान यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इसीलिए हमने इस कॉपी को सिलेक्ट किया है डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो आइए एक एक प्रश्नों के माध्यम से हम लोग आंसर राइटिंग की क्या नेचर होनी चाहिए, किस प्रकार से आंसर राइटिंग किया जाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं। पहला प्रश्न है, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से एवं उसके सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपभोग किए जाने वाले प्रमुख विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए, साथ ही उनके महत्व की भी चर्चा कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न है कि जो संसदीय विशेषाधिकार है वे क्या है, संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं अधिकार, उसको सूचीबद्ध करना है। यानी कि प्रश्न 2 सेक्शन में पूछा गया। पहला सेक्शन है विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध करना है और दूसरा सेक्शन है उसके महत्व की भी चर्चा करें। लेकिन किसके महत्व और किसके विशेषाधिकार, एक सामूहिक रूप से और एक व्यक्तिगत रूप से। यानी कि सामूहिक रूप से सांसदों के कौन कौन से विशेषाधिकार हैं और व्यक्तिगत रूप से सांसदों के कौन कौन से विशेषाधिकार हैं, उसको सूचीबद्ध करना है और उसके महत्व को बताना है। यही प्रश्न को डिकोड करने पर यही 2 पार्ट से प्रश्न के नजर आते हैं। देखिए क्या आंसर लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन, हमारा कोई भी आंसर राइटिंग का आप वीडियो देखिए, हमने हमेशा कहा है कि आपका इंट्रोडक्शन 2 से 3 सेंटेंस से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन जितना संक्षिप्त, जितना आकर्षक, जितना सारगर्भित लिखेंगे, जो एग्जामिनर होंगे उनके माइंड पर पॉजिटिव रिस्पांस उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा आपके आंसर के प्रति। आइए, चूंकि विशेषाधिकार से प्रश्न है तो हमारे संविधान के आर्टिकल 105 में विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। इन्होंने 2 सेंटेंस के अंतर्गत अपना इंट्रोडक्शन खत्म किया है। लिखा है, अनुच्छेद 105 में संविधान द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को विशेषाधिकार उपलब्ध करवाए गए हैं। ये विशेषाधिकार संसद सदस्यों की निष्पक्षता, स्वतंत्रता एवं निर्भीकता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आर्टिकल यहाँ पर लिख देना है। प्रश्न जिस संदर्भ में पूछा गया है उससे संबंधित कोई भी आर्टिकल हो तो आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है। अगर आपको आर्टिकल 105 की जानकारी नहीं है तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें। हमारा टेलीग्राम पर उसका पीडीएफ अवेलेबल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टेलीग्राम चैनल पर। वहां से आप पीडीएफ पढ़ें और देखें कि आर्टिकल 105 में क्या कहा गया है। ठीक है, तो जिस प्रकार से प्रश्न है 2 सेंटेंस में यहाँ पर उन्होंने इंट्रोडक्शन को लिखा है। अब क्या प्रश्न का पहला सेक्शन कह रहा है, सामूहिक रूप से सदस्यों और व्यक्तिगत रूप से उपभोग किए जाने वाले विशेषाधिकार को सूचीबद्ध करें। तो पहले सामूहिक रूप से विशेषाधिकार देख लेते हैं, उसके बाद व्यक्तिगत रूप से। देखिए इन्होंने प्रश्न के अनुसार हेडिंग बनाया, सामूहिक रूप से उपभोग किए जाने वाले विशेषाधिकार। अब सामूहिक रूप से जो विशेषाधिकार का उपयोग कौन कौन से सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं वो यहाँ इन्होंने 4 पॉइंट के अंतर्गत लिखा है। जैसे 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, गोपनीय बैठक के प्रकाशन पर पाबंदी लगाई गई है, या फिर सत्य और सदासत से होने वाले प्रकाशन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये सारे जो हैं संसदीय विशेषाधिकार हैं, ये सामूहिक विशेषाधिकार हैं। ठीक है,
अब प्रश्न का दूसरा सेक्शन क्या कह रहा है, व्यक्तिगत रूप से विशेषाधिकारों की भी चर्चा करनी है। सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों, सामूहिक यहाँ पर उन्होंने लिख दिया, अब यहाँ पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उपभोग किए जाने वाले अधिकारों की चर्चा की है। ठीक है, तो प्रश्न का यहाँ पर फिर इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है। प्रश्न का 2 सेक्शन खत्म। तीसरा सेक्शन क्या है, फिर से देखिए प्रश्न, उसके महत्व की भी चर्चा करें, यानी कि विशेषाधिकार का क्या महत्व है इसकी भी चर्चा करना है। इन्होंने सामूहिक रूप से विशेषाधिकार को लिख दिया, व्यक्तिगत रूप से विशेषाधिकार को लिख दिया। अब इसके महत्व को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने विशेषाधिकार के महत्व को भी समझा दिया है कि आखिर विशेषाधिकार का क्या महत्व है। संसदीय कार्यवाही में स्वतंत्र विचार विमर्श, विवाद की प्रकृति में उच्चतम स्तर बनाए रखना, बाहरी विनियम तथा न्यायिक प्रक्रिया के भय से मुक्ति प्रदान करना, विधायिका के कार्यों में अन्य अंगों द्वारा हस्तक्षेप न करना। अन्य अंगों का क्या अभिप्राय है, कार्यपालिका या न्यायपालिका या फिर कोई अदर। सर्चलाइटवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने विशेषाधिकारों को मूल अधिकारों से भी अधिक महत्व का माना है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि उस वाद में मौलिक अधिकार से भी ज़्यादा सर्वोच्चता, ज़्यादा प्रमुख स्थान दिया गया है विशेषाधिकार के अधिकार को। तो इस प्रकार से इसका महत्व है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेकिन चूंकि क्या है, यहाँ पर महत्व था तो उसका थोड़ा सा क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या और उसमें जोड़े जा सकते हैं, उन्होंने अपना विचार यहाँ पर क्रिटिसिज्म के रूप में रखा। क्योंकि परंतु संहिताकरण का अभाव है, दंड व्यवस्था के स्पष्ट व्याख्या का अभाव है, दल बदल कानून से विशेषाधिकारों जैसे कुछ मुद्दे हैं जो इसके पूर्ण कार्यान्वयन में बाधा है। ठीक है, इसके बाद आगे की राह क्या हो सकती है, कंक्लूजन करते हुए इन्होंने प्रश्न को समाप्त कर दिया। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न से आप लिखना सीख रहे होंगे। जो नए अभ्यर्थी होंगे उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए आगे और 1-2 प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कितना आसान प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में उल्लिखित वित्त आयोग की संरचना और कार्यों का विवरण दीजिए। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को दिक्कत आएगी ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखने में। ठीक है, वित्त आयोग की संरचना और वित्त आयोग के कार्य, यही 2 सेक्शन में प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रश्न की डिमांड होती है कि आप सबसे पहले उसके भूमिका को लिखें। अभी हमने बताया कि भूमिका, आदर्श जो भूमिका होती है वह 2 से 3 वाक्यों के अंतर्गत लिखी होनी चाहिए। यहाँ पर भी वित्त आयोग की उन्होंने भूमिका पहले प्रश्न में भी देखा, 2 वाक्य में भूमिका लिखी हुई थी। यहाँ पर भी इन्होंने 2 सेंटेंस में भूमिका को लिखा है। चूंकि वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न है तो उसका संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 280 में किया गया है। इन्होंने लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग भारतीय संघवाद के मूल आधार संरचनाओं में से एक है। अब प्रश्न का पहला सेक्शन पे डायरेक्ट ये आ गए हैं, वित्त आयोग की संरचना। अब वित्त आयोग की क्या संरचना होती है, कैसे, कितने इसमें सदस्य होते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद वित्त आयोग के कार्य क्या हैं, वित्त आयोग के कार्यों को भी यहाँ पर लिखना है। देखिए इन्होंने वित्त आयोग की संरचना में क्या लिखा है, प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। इसमें वित्त आयोग की शेष संरचना, नियुक्ति हेतु योग्यता आदि का निर्णय पार्लियामेंट के द्वारा लिया जाएगा। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में किया गया है, और हेडिंग जो है इन्होंने किस प्रकार से इस तरह रेकरिंग कर दिया ताकि हाईलाइट हो सके पॉइंट। आपको भी एग्जामिनेशन में इसी तरीके का काम करना है ताकि हाईलाइट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप वहाँ पर परीक्षा हॉल में गेन कर सकें। एग्जामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने पर विवश हो सके, ऐसा आपको तकनीक अपनानी होगी आंसर राइटिंग के दौरान। ठीक है, अब क्या है, संसद द्वारा क्या प्रावधान किया गया है। चूंकि वित्त आयोग की संरचना पूछा गया है तो इसमें इसकी देखिए संरचना 5 सदस्य होते हैं वित्त आयोग के अंतर्गत, 1 अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य। तो अध्यक्ष 1 प्लस शेष 4 सदस्य। इन्होंने इस तरीके से डायग्राम बना दिया है, कितना सुंदर शब्दों में यहाँ पर लिखा गया, डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, आप इसको फॉलो करिए, सीखिए, देखिए कि किस प्रकार से आंसर लिखा गया है। अध्यक्ष
योग्यता क्या होनी चाहिए? सार्वजनिक क्षेत्र का विशेष अनुभव उसके पास होनी चाहिए। शेष 4 सदस्य में एक सदस्य वित्तीय प्रशासन का विशेष अनुभव, दूसरा अर्थव्यवस्था के विषय में निपुण होनी चाहिए, तीसरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के समान उसके पास योग्यता हो, देश की वित्तीय व्यवस्था की विशेष जानकारी रखे। ये 4 सदस्य ये चारों प्रकार की योग्यता वाले होने चाहिए, प्लस एक अध्यक्ष होने चाहिए और वित्त आयोग की संरचना में 5 सदस्य होते हैं। इसके अंतर्गत जो संरचना के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, हालांकि कार्यकाल को भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न 2 सेक्शन में है, 2 पेज में आंसर लिखना है। पहले पेज में यहाँ पर इन्होंने लिखा संरचना और दूसरे पेज में इन्होंने कार्य को लिखा। हमारे द्वारा हमेशा कहा जाता है कि प्रश्न जितने सेक्शन में पूछा जाए आपको बैलेंस लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न के एक सेक्शन को ज्यादा वरीयता देंगे दूसरे को कम। अधिकांश अभ्यर्थी क्या करते हैं कि अगर वित्त आयोग की संरचना और कार्य पूछा जाए तो आप में से अधिकांश क्या करेंगे, अगर 2 पेज में आप आंसर लिख रहे हो तो 1.5 पेज में आप संरचना को लिखेंगे और आधे पेज में आप कार्य को लिख देंगे। बताइए कैसे मार्क्स आपको बराबर मिल पाएंगे? जब 2 पन्ने में आपको आंसर लिखना हो और 2 सेक्शन हो तो एक सेक्शन को आप एक पन्ने में और दूसरे सेक्शन को आप दूसरे पन्ने में लिखिए, तब जाकर आपको बैलेंस मार्किंग हो पाएगी बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, संरचना। अब यहाँ पर कार्य आते हैं। महत्वपूर्ण कार्य में क्या क्या है उसको यहाँ पर देखिए, डायग्राम के माध्यम से इन्होंने बताया। केंद्र द्वारा वित्त का बंटवारा करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग आते हैं, केंद्र द्वारा राज्यों के वित्तीय स्रोतों की वृद्धि करने हेतु उपाय बताना, स्थानीय निकायों को राज्यों से प्राप्त अनुदान के विषय में उपाय सुझाना, केंद्र द्वारा राज्यों के दिए जाने वाले अनुदान का वितरण करना, अन्य कार्य टर्म ऑफ रेफरेंस जो राष्ट्रपति द्वारा फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग को दिए जाएं, यानी कि अन्य वैसे सभी कार्य जो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को दिए जाएंगे वे सभी कार्य वित्त आयोग के द्वारा किए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर वित्त आयोग के कार्य हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट निष्कर्ष, क्योंकि 2 पन्ने का स्पेस दिया हुआ है, 2 पन्ने के अंतर्गत ही सारे काम कर लेना है। भूमिका से निष्कर्ष तक सारे पक्ष लिखे हुए हैं। आप में से कई जो अभी पेड बैच में ज्वाइन किए हुए हैं उनकी क्या समस्या आ रही है? शॉर्ट आंसर राइटिंग में शॉर्ट जो आंसर लिखना है उसमें दिक्कत क्या आ रही है? कोई अभ्यर्थी इंट्रो नहीं लिख पाते हैं तो कोई कंक्लूजन नहीं लिख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 250 शब्द में आंसर लिखना है, लेकिन किस प्रकार से? इंट्रोडक्शन भी लिखा हुआ है, मेन बॉडी भी उसका लिखा हुआ है और लास्ट में कंक्लूजन भी लिखा हुआ है। सारे सेक्शन जो है आपको लिखना हो। प्रश्न चाहे 7 नंबर के हों, चाहे वह 8 नंबर के हों या फिर 38 नंबर के प्रश्न आए, प्रश्न लिखने का एक ही तरीका होगा कि उसमें तीनों आयाम इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन ये तीनों आयाम उसमें समाहित हों। अगला प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न है। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। ये तो बीपीएससी के अंतर्गत पूछा भी गया है इस टाइप के प्रश्न, और आने वाले यहाँ जो भी प्रश्न डिस्कस किया जा रहा है वो कहीं कभी ना कभी बीपीएससी के द्वारा शॉर्ट नोट्स में आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिए क्या प्रश्न है। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित समान उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है। यानी कि उद्देशिका यानी कि जो प्रस्तावना है वे संविधान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों का अभिव्यक्त करती है। कौन कौन से उद्देश्य? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, लोकतांत्रिक राज्य, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, ये सारे उद्देश्य तथा संविधान निर्माताओं की सोच को समझने की एक कुंजी है। यानी कि प्रस्तावना जो है वे संविधान निर्माताओं की सोच को समझने की एक कुंजी है और हमारे संविधान के उद्देश्यों को भी अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। इस कथन को आप व्याख्या करिए, साथ ही उद्देशिका की संशोधनीयता पर भी टिप्पणी करिए। यानी कि उद्देशिका में संशोधन से संबंधित क्या आयाम है, भारत में क्या स्थिति है, उस पर भी चर्चा करें। यानी कि क्या सबसे पहले बताना है कि संविधान के उद्देश्यों को किस प्रकार से उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना अभिव्यक्त करती है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन भी लगभग किस प्रकार से इन्होंने कोटेशन देकर भले ही लिखा हो, लेकिन इंट्रोडक्शन और प्रश्न का कोटेशन, प्रश्न और इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ कोटेशन दोनों लगभग मैच कर रहे हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश
जस्टिस हिदायतुल्ला ने भारतीय संविधान की मूल कुंजी के रूप में प्रस्तावना को इंगित किया है। ठीक है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हिदायतुल्ला का स्टेटमेंट है। अब किस प्रकार से ये संविधान के उद्देश्यों का स्पष्ट कर रहा है वो देखिए। अभी हमने ऊपर बता भी दिया था, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर संक्षिप्त रूप में। जैसे संविधान के क्या आदर्श हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, ये वर्णन किया गया है उद्देशिका के अंतर्गत। समाजवादी लोकतंत्र आर्टिकल 15, 16, 17, 18 ये सब, पंथ निरपेक्षता, गणतांत्रिक गणराज्य है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सभी संविधान के आदर्श भी हैं और कहीं ना कहीं ये सारे हमारे प्रस्तावना में भी वर्णित हैं। अभी ही हमने इसको बताया, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है। अब है प्रस्तावना की संशोधनीयता पर, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन संभव है या नहीं, और अगर है तो कैसे। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के पश्चात भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधनीय माना है। यानी कि वर्तमान स्थिति यह है कि प्रस्तावना में संशोधन जो है वे किए जा सकते हैं। इस संदर्भ में केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन संभव है, परंतु मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसी के तहत एक बार प्रस्तावना में संशोधन भी किए गए हैं। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जब 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, प्रश्न का आयाम खत्म। ये है 73वां संशोधन। ये बीपीएससी के लिए कम महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न, देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व की व्याख्या करिए। आपको बताना है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या इंपॉर्टेंस है। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष कार्य पद्धति को सुरक्षित और सुनिश्चित करने वाले प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, या शॉर्ट नोट्स में बीपीएससी में पूछा जा सकता है। प्रश्न है कि स्वतंत्र न्यायपालिका से संबंधित या न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान भारत में वर्णित है। बस सिंपल शब्दों में आप यही समझिए। प्रसिद्ध युक्ति है, न्याय होना ही नहीं चाहिए वरन होता हुआ दिखना भी चाहिए। वस्तुतः न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही जनता में न्याय की सुनिश्चित भावना को प्रगाढ़ करती है। देखिए आंसर की शुरुआत एक यहाँ पर महत्वपूर्ण कोटेशन के साथ किया हुआ है। आप आंसर की शुरुआत भी इसी प्रकार से, जब इंडियन पॉलिटी का प्रश्न आए तो आप भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल को याद करिए, महत्वपूर्ण शेड्यूल को याद रखिए, महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ भाग जो है उसे याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को याद रखिए, हाई कोर्ट की जजमेंट को याद रखिए, महत्वपूर्ण कमेटी की रिपोर्ट को आप याद रखिए, या महत्वपूर्ण कोई कोटेशन हो तो उसे आप याद रखिए। तब इसी से आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत करें तो बेहतर आपकी छाप पड़ेगी एग्जामिनर के ऊपर और अच्छे अंक मिलने की संभावना होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। प्रश्न का पहला सेक्शन क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व की व्याख्या करिए। तो देखिए यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका की महत्ता को इन्होंने कई पॉइंट में संक्षिप्त रूप में यहाँ पर इन्होंने बताने का प्रयास किया है। देखिए किस प्रकार से इनकी इंटेलेक्चुअलिटी, देखिए किस प्रकार से हर एक प्रश्न में डायग्राम का मेंशन किया गया है, कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें को कहने का प्रयास किया गया है, प्रश्न के हर एक डायमेंशन को टच करने का प्रयास किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या महत्व है? जनता में विश्वास बढ़ती है, व्यवस्था का सुचारू क्रियान्वयन हो जाता है, भयमुक्त समाज का निर्माण होता है, सुभेद्य वर्ग का कल्याण होता है और समानता के अधिकार जो है वो चरितार्थ होते हुए दिखते हैं। प्रश्न का दूसरा सेक्शन क्या है? वैसे संवैधानिक प्रावधानों को बताएं जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आप देखेंगे तो इसका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 5 में केंद्रीय न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और भाग 6 के अंतर्गत राज्य की न्यायपालिका यानी कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। अब कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए, सेवा शर्तें, वेतन, इन सब को यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। बेहतर होगा कि आप आर्टिकल के अकॉर्डिंग लिखिए अगर आपको आर्टिकल याद है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी यहाँ पर समाप्त हुआ।
अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग वहाँ टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और सारे प्रश्नों को आप वहाँ पर देखिएगा, समझिएगा कि किस प्रकार से टॉपर्स के द्वारा यहाँ पर आंसर लिखे गए हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए हमने, चूंकि इसमें कई सारे प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न को डिस्कस करना संभव नहीं है। मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप उसे देखिएगा और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करिएगा, हमारे द्वारा आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई की शक्तियों और कार्यों पर प्रकाश डालिए, साथ ही ईसीआई की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से संबंधित मुद्दों की चर्चा करें। यानी कि जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके कार्य क्या है और शक्तियां क्या हैं, ये पहला डायमेंशन है। दूसरा, स्वतंत्रता और निष्पक्षता से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं, ये 2 सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। तो देखिए इंट्रोडक्शन, एक सेंटेंस में आर्टिकल 324 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग का उपबंध किया गया है। शॉर्ट नोट से संबंधित जब प्रश्न आए तो आपको भी इंट्रोडक्शन इसी प्रकार से एक वाक्यों के अंतर्गत आपको लिखना होगा। प्रश्न का पहला डायमेंशन क्या है, शक्तियों और कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो आइए शक्तियां और कार्य, इसका हम लोग देखते हैं। देखिए आप एक बात को गौर करिएगा, यहाँ पर जो शक्तियाँ और कार्य ईसीआई की इन्होंने लिखा है वो एज इट इज आपको लक्ष्मीकांत में लिखे हुए मिल जाएंगे। प्रशासनिक कार्य पहला, दूसरा सलाहकारी कार्य, तीसरा अर्धन्यायिक कार्य, ऐसे ही लक्ष्मीकांत ने भी लिखा है। तो लक्ष्मीकांत बुक में लिखी हुई है, तो यहाँ पर इन्होंने ईसीआई के शक्तियाँ और कार्य को लिख दिया है। अब प्रश्न का दूसरा डायमेंशन क्या है कि स्वतंत्रता और निष्पक्षता संबंधी कौन कौन से मुद्दे हैं, तो इसको देखिए इन्होंने पॉइंट बनाकर लिखा है। पहला पॉइंट क्या है, नियुक्ति के संदर्भ में कौन से मुद्दे हैं, कोलोजियम का अभाव है, यानी कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेज की नियुक्ति संबंधित कोलेजियम का प्रावधान किया गया है, उस प्रकार से कोलेजियम का अभाव इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में दिखती है। दूसरा, राजनीतिक हस्तक्षेप की भी संभावना है। हालांकि अब जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दी गई है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता हो गया और सीजेआई, इससे मिलकर जो कोलेजियम बनेगी उसके माध्यम से ईसीआई की नियुक्ति की जाएगी, तो बहुत हद तक इसको काउंटर करने का प्रयास किया गया है। तो अब यह अधिक प्रासंगिक नहीं रहा, तो अब आप इसे लिखने से बचेंगे। बजट एवं फंडिंग की समस्या तो होती ही है। आय एवं व्यय के संदर्भ में मंत्रालय पर ये निर्भर होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा वेतन का निर्धारण किया जाता है। कार्यबल हेतु कार्यपालिका पर निर्भर होती है, इनके कोई अपने कर्मचारी नहीं होते हैं। ठीक है, आप इलेक्शन के समय देखेंगे, जिस समय इलेक्शन हो रहा होता है तो जो आईएएस वगैरह होते हैं या फिर राज्य लेवल के कोई भी एसडीएम होते हैं, इलेक्शन जिला निर्वाचन अधिकारी वगैरह होता है, वही इसके कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और कर्मचारी में किनको नियुक्ति की जाती है, सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जाती है, कहीं कहीं स्टेट पुलिस की तैनाती की जाती है। यानी कि इनका ईसीआई का जो चुनाव आयोग उसका अपना कोई कर्मचारी नहीं है, वह केंद्र और राज्य से कर्मचारियों को लेता है और इलेक्शन के दौरान केंद्र और राज्य के जो कर्मचारी होते हैं वही इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो अपने स्टाफ वगैरह नहीं होना ये एक प्रमुख समस्या है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने कई सारे ऐसे प्रश्न हैं उसे हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी कई सारे प्रश्न हैं यहाँ पर जिसे हमने डिस्कस नहीं किया है। इसका पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके हर एक प्रश्न और उसका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए आप उसको देखिए और समझिए और इसी अनुरूप अपना आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करिए। क्योंकि जब तक आप एक सुंदर शब्दों में अच्छे व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, आकर्षक, सारगर्भित उत्तर नहीं लिखना सीख पाएंगे तब तक आपको बीपीएससी में बेहतर स्कोर नहीं प्राप्त हो पाएंगे। इसीलिए अभी समय है, अभी आंसर राइटिंग करिए। एक दिन में 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लिखिए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद आपके पास समय बहुत कम होंगे। तो अभी बेहतर समय है जब आप अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से मेंस की आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित होगी जिन्हें आंसर राइटिंग करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अच्छे आंसर कैसे लिखे इसे समझने में बहुत हद तक उनकी समस्याएं जो होंगी वह सुलझ चुकी होंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।